कौन है जरा हमको बताइए? मोदी जी स्वार्थ से ऊपर है कहने के लिए है कि इनके बीवी बच्चे नहीं, इनका स्वार्थ अडानी अडानी है, पता नहीं अडानी अंबानी है, पता नहीं जो है वो कौन सी उनकी जो है वो चुड़ई जो है वहां गड़ी हुई है। बहन जी का स्वार्थ स्वयं है, उसके बाद भतीजा है। हमारे योगी जी हैं तो सबसे बड़ा स्वार्थ उनका जो है आपका जो है गोरखनाथ का आश्रम है। किसी का भी आप नाम लीजिए और देखिए कि उनका स्वार्थ है कि नहीं है। भाजपा के षड्यंत्र में फंसने की बजाय हमारे लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी बयान पे बोलने से पहले पूरे बयान को सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दे तो शायद फिर प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने, तो होना चाहिए कि जो प्लेइंग लेवल फील्ड इक्वल होना चाहिए, तो साथ ही सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि अभी जो देश का जो धन है उसमें 100 रुपए में से 10 पैसे केवल एसटी को मिलता है और 5 रुपया 100 रुपए में से एससी को मिलता है और लगभग 5 ही ओबीसी को मिलता है। उन्होंने तो साथ में ये भी कहा कि 50% की सीमा को हम हटाएंगे, हम जाति जनगणना भी कराएंगे, साथ में शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे भी करवाएंगे। खुद कैसे ओबीसी है कि पूरे ओबीसी के आरक्षण को खा गए हैं। और ये बात देश में इतना भी जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सामाजिक न्याय का सबसे गंभीर और बड़ा दुश्मन यही है। राहुल गांधी ने वहां कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया। लेकिन अब यह है ना कि कौआ कान ले गया, तो कान को नमत देखिए, कौआ की ओर देख के हुले 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 करिए। वही वाला जो है हाल जो है बीजेपी और बहन जी मिलके कर रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनका जो कहने का जो तात्पर्य तो यही है कि जब तक भेदभाव तब तक आरक्षण, कि सबके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जाति के आधार पर जो पक्षपात होता वो नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसी एजुकेशन मिल जाए, संसाधनों में बराबर हो जाए, तो उसके बाद रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। ये बात तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कही थी। तो राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने नेक्स्ट डे अपने दूसरे इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कहा कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं आरक्षण का दायरा बढ़ाऊंगा, ये नहीं कह रहा हूं खत्म करूंगा। मैं वो जब जो भी छात्र आपने सही कहा, निश्चित तौर से वो कोई सवर्ण या आरएसएस का प्लांटेड आदमी होगा। हम तो कह रहे हैं कि दलित समाज में और ओबीसी समाज में ऐसे समाज सुधारक ही नहीं है जो बड़े पैमाने पर जनेऊ संस्कार करके जो है बच्चों को पहनाए अपने। पहनो, कौन रोकता है? देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ कि जनेऊ तुम नहीं पहन सकते। देखें क्या कर लेते हैं ये लोग। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे मंदिर में, हमारा मंदिर अलग रहेगा। क्या कर लेंगे? इतना बड़ा चढ़ावा इग्नोर कर सकते हैं क्या ये? आज चर्चा होगी राहुल गांधी की विदेश यात्रा और बीजेपी सरकार और आरएसएस पे जो लगातार बोल रहे हैं राहुल गांधी, और उसके साथ साथ एक विवादास्पद बयान भी सामने आया है जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही आक्रामक है, खास तौर से बीएसपी और बीजेपी। मैं एक कोट पहले मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक यूनिवर्सिटी के छात्र ने एक सवाल पूछा, और सवाल नहीं है, वो एक तरह का गूगली था। गूगली ये था कि जाति आधारित जो आरक्षण है कब तक जारी रहेंगे। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि निष्पक्षता जब तक होगी, जब तक निष्पक्षता नहीं होगी तब हम आरक्षण के बारे में सोचेंगे। निष्पक्षता मतलब कि जब बिना किसी भेदभाव के जब अवसर सबको मिलेंगे तब सोचा जाएगा कि जाति आधारित आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। इसके साथ मुझे याद आ रहा है राजीव गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जो हम पैसा भेजते हैं वो सिर्फ 15 पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने थोड़ा सा विस्तार किया है उस स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आदिवासियों को 100 रुपए में 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में 5 रुपए मिलते हैं, आदिवासी को 10 ही पैसा मिलता है, और दलितों को 5 रुपए मिलते हैं, और ओबीसी के लोग को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, मुझे ओबीसी का नाम दिखाएं। मुझे लगता है कि शीर्ष
200 में से 1 ओबीसी है। ये भारत के 50% हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं, अन्य साधन भी। मामला गंभीर था और एक खास बात है कि राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर है, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद सबसे चर्चित यात्रा यही है। इसके पहले भी विदेश गए हैं, लेकिन उसमें ज्यादा चर्चा नहीं हुई जितना इस बार चर्चा हो रही है अमेरिका यात्रा को लेकर। जो बात कह रहे हैं इंटेंशन तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन बसपा में भी बहन जी ने भी अटैक कर दिया और बीजेपी में ने भी अटैक कर दिया। बीजेपी कह रही है कि जब तक भाजपा है तब तक आरक्षण रहेगा, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। और बसपा जो कि राष्ट्रीय नीति में एक भी नीति SC ST के उत्थान के लिए नहीं बनवा पाई, जबकि 2 टर्म यूपीए 1 और 2 उन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। क्या एक भी नीति, एक भी पॉलिसी उन्होंने डिक्टेट किया यूपीए 1 और 2 को कि आरक्षण को लेकर कुछ कीजिए, ये कीजिए, फेलोशिप बढ़ाइए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान क्या है उसको एक्सटेंड करिए, उसका खर्चा बढ़ाइए, कोई बजट में उसका प्रावधान कीजिए। आजकल तो बजट में SC ST फंड की चर्चा भी नहीं होती। तो क्या राहुल गांधी गुगली में फंस गए हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात को बढ़ाया जा रहा है? हरदीप पुरी साहब मिनिस्टर हैं, वो भी राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर अटैक कर रहे हैं। और बीजेपी ये नहीं बता रही है कि सरकार 10 साल से या 15वें साल में कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट उन्होंने बनाए हैं जिसमें आरक्षण लागू है, कितने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनाए हैं जिसमें आरक्षण लागू है, आउटसोर्सिंग का क्या मसला है, लेटरल एंट्री तो अभी आपने वापस ली, लेकिन बाकी तो पहले आप अपॉइंटमेंट कर चुके हैं जब आपकी बहुमत थी, 240 में अटक गए हैं। तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें चर्चा, हमारे लोग बहुत भोले हैं, वो ट्रैप में फंस जाते हैं। सवाल संसाधनों में हिस्सेदारी क्या है, सवाल राजनीति और राजनीतिक दबाव का है। क्या संसाधनों में कितनी हिस्सेदारी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को क्या फेलोशिप विदेश पढ़ने के लिए मिले, नहीं मिले, यूनिवर्सिटी कॉलेज की क्या हालत है। क्योंकि मैं बार बार यूनिवर्सिटी कॉलेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका रिश्ता जो आरक्षण का रिश्ता शिक्षा से है। जब शिक्षा नहीं होगी तो मैं यहाँ भी नहीं मिलूंगा इधर बात करते हुए, सूरज जी भी नहीं मिलेंगे, जेपी साहब शायद कुछ मिल जाए भाषण देते हुए, हम लोग नहीं नजर आएंगे। तो तमाम ऐसे मसले हैं, चर्चा उस पर की जाएगी। और आरक्षण तो जो ही मिला वो आजादी के बाद, और जवाहरलाल नेहरू, अभी मैं बात कर रहा था सुरेश माने साहब से, सुरेश माने साहब जो कि एडवोकेट हैं, लीडर हैं और प्रोफेसर रहे हैं संविधान के, लॉ के। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही जो कह के उसके बाद मैं डिस्कशन ओपन करूंगा कि अगर कास्ट को किसी ने समझा तो अंबेडकर के बाद जवाहरलाल नेहरू ने समझा, थोड़ा बहुत जो भी समझा, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने समझा। उसके बाद लोग समझ नहीं पाए कि कास्ट का मायने क्या है। अगर राहुल गांधी के बरक्स समय होता, ये सवाल हमसे पूछा जाता कि जाति आधारित रिजर्वेशन कब तक, तो मैं जवाब जरूर देता कि जब तक भेदभाव तब तक। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट, विभाग बोलते हैं और अपने समुदाय का जो गुस्सा है वो भी झेलते हैं। सूरज मंडल साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बीपी मंडल साहब के ग्रैंडसन हैं, लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। एक दो साथी और अभी जुड़ेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं इनिशियल बैकग्राउंड के साथ जेपी साहब से। सर, मैंने बैकग्राउंड तो दिया, मुझे कुछ नहीं कहना जी। नहीं, देखिए सर, आपने जो आखिर में बात कही कि मैं होता तो जवाब देता कि जब तक भेदभाव रहेगा, यही बात राहुल गांधी ने दूसरे शब्दों में कही जी। उस शब्दों का उन्होंने भी यही कहा, बस शब्द बदल गए और बाकी उसका निहितार्थ नहीं बदला। उन्होंने भी कहा कि जब तक अन्याय रहेगा, जब तक न्याय रहेगा, मतलब कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, जब तक सामाजिक पिछड़ापन दूर नहीं होगा,
तब तक कैसे वापस लिया जा सकता है? बहुत सी बातें सीधे न कह के परोक्ष रूप से कही जाती हैं। एग्जैक्टली। राहुल गांधी ने सोफिस्टिकेटेड शब्द में कहा, और उन्होंने जो ये बयान दिया है, यहाँ आलोचना शुरू हुई कुछ लोगों द्वारा, उसका वहां से स्पष्टीकरण भी दिया है। और उन्होंने यही कहा कि हमने कहा कि आरक्षण हम वापस करेंगे। हमने तो यही कहा कि भाई जब तक सब लोग जो है समाज में एक बराबरी के स्तर पर नहीं आएंगे, तब तक जो है वो क्या कहते हैं, आरक्षण नहीं हटेगा। उसके बाद ही हम विचार करेंगे, ये नहीं हुआ कि उसके बाद हम हटा देंगे। तो विचार करने का भी एक खिड़की उन्होंने खोल रखी है। अब वो शब्दों को पकड़ करके इन लोगों का काम है लटकना। असली बात यह है कि जो मेन खिलाड़ी हैं आरक्षण के, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी बिहार में, तमिलनाडु में आपके स्टालिन, आरजेडी या जेडीयू दोनों, आरजेडी जेडीयू, वहां जो है वो आपके क्या कहते हैं, इस तरह जगह जगह छोटे छोटे फोर्सेस और भी हैं जी। मायावती जी और बीजेपी ही क्यों इसके विरोध में उतरी? क्योंकि अगर आप उनकी पूरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि वो जो है वापस लेने वाले हैं। असल में वो जो कह रहे हैं कि हम संख्या के अनुसार जातिगत जनगणना करा के संख्या के अनुसार भागीदारी बढ़ाएंगे, असली समस्या यहाँ पर है। और मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि वहां भी जिस छात्र ने उनसे सवाल पूछा होगा, उस छात्र का नाम सामने नहीं आ रहा कि वो जो है वो क्या कहते हैं, त्रिपाठी जी थे कि पांडे जी थे कि मिश्रा जी थे कि चौबे जी थे कि वो कौन थे, आपसे बता दें। उनका नाम भी सामने आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में सवाल नहीं पूछा, सवाल नहीं पूछा, आपसे बता है ना। हाँ, तो वो पूछा। अब सवाल इस बात का है कि जिस देश में लगातार बहस चल रही है, विचारक कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है बहुत खतरनाक चीज है। अभी गोविंद माथुर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जिनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, वो राहुल गांधी के संविधान के बाद आए थे भाषण देने तीनों कानूनों को जो नया लागू हुआ है आपका आपराधिक कानून। उन्होंने न केवल उसकी धज्जी उड़ाई, उन्होंने इसकी भी धज्जी उड़ाई है जो ईडब्ल्यूएस है इलाहाबाद में, और वकीलों की सभा थी जी। तो कहने का मतलब है कि जेपी सर, कल उसी भाषण पर चर्चा हम लोग कर ली जाए। चलिए ठीक है। तो दूसरी बात, अब बहन मायावती ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि उनका जनाधार खसक गया, उसको ये पेंट करने के लिए तो आरक्षण खत्म करना चाहता है। भाई सवाल इस बात का है कि आप भी तो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय में आप जो है किसी भी जो द्विज और अद्विज का जो सब संघर्ष है उसमें आप बराबर की फुटिंग में रहें। ये ना कहा जाए कि आप दलित हैं इसलिए आप हटिए यहाँ से, हमारे शरीर से शरीर में छू आइए, ये तो नहीं कहा जा रहा है। ये आपको जो है क्या कहते हैं, मतलब ये जो आपके दक्षिण भारत के मंदिरों में जो प्रवेश नहीं हो पा रहा है, उत्तर भारत के मंदिरों में तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में तो बहुत आल्टोड़ा का मामला है, वहां तो महिलाओं तक के प्रवेश में जो है प्रॉब्लम है, आपसे बता रहे। तो सबरीमाला, हाँ सबरीमाला है, और भी जगह है सर, बड़ी वहां तो दिक्कत है। आप भी जाएंगे तो आपको पैंट शर्ट सब उतारना पड़ेगा और लुंगी पहनना पड़ेगा, भले काली लुंगी पहन लीजिए, गमछा, हाँ गमछा पहन लीजिए, काली लुंगी पहने पूरा कपड़ा उतार या वो किसी दुकान में डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपसे बता रहे, तब आप दर्शन करेंगे। और जबकि मैं हाँ, एक मैं बता दूं कि वहां पे जब कन्याकुमारी जाएंगे तो आपका बनियान भी उतरवा देता है, क्योंकि वो जनेऊ चेक करना चाहता है कौन कलर का जनेऊ है कि नहीं। उसमें आप हमारी बात जो कहना चाहते हैं वो तो सुनिए। वो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं 5-6 साल की अवस्था में पहली बार अपने पिताजी के साथ रामेश्वरम, कन्याकुमारी और इन सब जगहों पर गया था, वहां कोई कपड़ा उतार सिस्टम नहीं था। हम लोग जो पहने थे उसी को पहन करके जो है उसके मंदिर के भीतर गए। रामेश्वरम में तो 17 की 18 कुएं हैं, हर कुएं पे एक बाल्टी पानी से नहाना पड़ता है। पूरे देश भर के कुएं वो मतलब हैं अलग अलग देवताओं के नाम पे, और एक कुआं है जिसमें पूरे देश भर की पवित्र नदियों का पानी लाया जाता है। वहां उनका वो नहवाई का 1 रुपया 2 रुपया चवन्नी पहले लेते भी थे। और जब दूसरी बार गया तो वहां कपड़ा उतार हो गया। तिरुवनंतपुरम के जो है आपके पद्मनाभन मंदिर में गया तो वहां कपड़ा उतार था, कन्याकुमारी में कपड़ा उतार था। तो कहने का मतलब कि नहीं, जनेऊ चाहिए नहीं। हमने तो जनेऊ नहीं पहनी है, बहुत से लोग जनेऊ नहीं पहनते, क्योंकि जनेऊ पहनने का तो नहीं है जी, जनेऊ पहनने का
जनेऊ पहनने का तो नियम है कि कान पे चढ़ाइए, तो ये करिए, तो वो करिए, तो कौन कर रहा है? आजकल तो पंडित जी लोग जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, वो खाली कर्मकांड के समय जनेऊ पहनते हैं, बाकी जनेऊ अब आजकल कोई नहीं पहन रहा, और इसको लोग पोंगापन ही मानते हैं। मैं बता रहा हूं आपसे, हम तो कह रहे हैं कि दलित समाज में और ओबीसी समाज में ऐसे समाज सुधारक ही नहीं है जो बड़े पैमाने पर जनेऊ संस्कार करके जो है बच्चों को पहनाए अपने की। पहनो, कौन रोकता है? देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है जनेऊ तुम नहीं पहन सकते। देखें क्या कर लेते हैं ये लोग। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे मंदिर में, हमारा मंदिर अलग रहेगा। क्या कर लेंगे? इतना बड़ा चढ़ावा इग्नोर कर सकते हैं क्या ये? हाँ, लेकिन अब सवाल है कि जो पैरेलल जवाब करेंगे नहीं, आप उनके मंदिर में क्यों कहते हैं? कहते हैं हमारा मंदिर अलग रहेगा। जैसे जगह जगह अम्बेडकर की प्रतिमा लग गई तो जगह जगह मंदिर नहीं बन सकता। कोई हाँ, जरूरी को उतना बड़ा मंदिर हो? कोई भगवान पर किसी का रिजर्वेशन है? अगर भगवान है तो क्या सवाल बात इस बात का है कि ये तो समाज शास्त्रीय विषय है और समाज शास्त्र के अनुसार जो है इसका निदान भी है, लेकिन करने वाला हो तब ना। हम तुम्हारे यहाँ खुद नहीं खाने जाएंगे यार, तुम अपना खाना रखो अपने पास। हाँ, तुम्हारे यहाँ बुलाओगे तो सोफा पे कूदेंगे। तुम्हारे यहाँ बुलाओगे, हम जाएंगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, हम जाएंगे नहीं, हम अपना हमारा भोज भात अलग रहेगा, नहीं खाएंगे तुम्हारे साथ, जाओ। 85% को इग्नोर करना कोई हंसी खेल ठट्ठा है? हाँ, आप ये बताइए कि आज जो लोग पहले खेतों में जाके बिहार में खेत जोतना पसंद नहीं करते थे, अपने जानवर को चारा नहीं खिलाना पसंद करते थे, अब चारा खिलाने की नौबत आ गई तो लोगों ने जानवर पालना बंद कर दिया। अब जो है वो खेत जोतने की नौबत आ गई तो अब ट्रैक्टर है खेत जोतने के लिए। और जो है वो जो हाल और बैल वाला मामला था कि जो हरवाह चरवाह रहते थे वो भी सब खत्म हो गया, आपके बता। तो इसी तरह जब हम तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे, देखे कितना मंदिर तुम 15%, 12%, 18, 8% मेंटेन करते हो। हम नहीं जाएंगे, हम अपने मंदिर में जाएंगे, जाओ। तो सवाल इस बात का है कि बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामने विकल्प के रूप में मौजूद हैं, जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन अब वो करने वाली दृष्टि होनी चाहिए। राहुल गांधी ने वहां कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया। लेकिन अब यह है ना कि कौवा कान ले गया, तो कान को नमत देखिए, कौवा की ओर देख के हुले 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 करिए। वही वाला जो है हाल जो है बीजेपी और बहन जी मिलके कर रहे हैं, कि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इनके पास न जातिगत जनगणना का जवाब है, न जितनी संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी का इनके पास कोई जवाब है, और इनके आचरण में कोई जवाब नहीं है। आप दबाव बना के 85% लोग अगर देखें, हम कह तो रहे कि अगर आरएसएस का सरकारवाह भी जो अगर ओबीसी और दलित हो जाए तो ताजुब मत मानिएगा। जी, आखिर इनकी हिम्मत सूरज क्यों जी। नहीं पड़ रही कि मुख्य नहीं, आखिर हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण मनोनीत नहीं कर रहे हैं जहां जहां इनकी सरकार? हाँ, वो खाली एक को मोहन राजा यादव। बनाएगा, बाकी अपना सिस्टम ऑन रखेगा। हाँ जी। सूरज जी, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, बंद कर दीजिए, ग्रेट ग्रैंडफादर जनेऊ आंदोलन से जुड़े हुए थे। गोप राष्ट्रीय गोप महासभा भागलपुर में हुई थी 1910 में, और जेपी सर ने तो मधेपुरा। पूरा छेड़ है। भागलपुर में मधेपुरा। हुई थी सर, भागलपुर में हुई नहीं थी। नहीं, मेरे पास दस्तावेज है सर। अच्छा, ओके, चलिए। भागलपुर में बात। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, आपके दस्तावेज में एक वीडियो बनेगा। जेपी सर ने तो पूरा इतिहास जो है ना खंगाल दिया है। आप एक मंदिर के वो आपके जो खानदानी मंदिर है उसके आप सेक्रेटरी भी हैं, तो पैसा आपके कहाँ जाता है आपके मंदिर का? पैसा तो टेक्निकली ट्रस्ट को जाता है, और जो ट्रस्ट में पुजारी है कौन लोग? वहाँ गिरी जी है। वहाँ हाँ, जो मेन पुजारी है वो गिरी है, जो गिरी बिहार के ओबीसी लिस्ट में आते हैं। ओबीसी, हाँ। तो वो है, दोनों तरफ है, ब्राह्मण भी कहते हैं, लेकिन बिहार के मंडल कमीशन के ओबीसी लिस्ट में वो ओबीसी में शामिल। लेकिन मैं पहले आपके इजाजत से कहना चाहूंगा कि जी। राहुल जी की जो अमेरिका यात्रा है उस पर जो इतनी हंगामा जो बरपा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आरएसएस, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। वो व्यक्ति जो हरदीप पुरी जिसकी बात आपने की, 3 मंत्रालय था उनके, अभी भी पता नहीं कितना मंत्रालय है। सभी मंत्रालयों में जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने के बावजूद
सभी ओबीसी सीट्स को ईडब्ल्यूएस किया गया, जिसका कोई जवाब इन मंत्री महोदय के पास नहीं है। इन्होंने दलित एक सांसद के साथ हाथापाई तक की अपने चेंबर में। वो बताने की हिम्मत ये नहीं रखते हैं, जो कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य थे। और इस बात को मुझे दूसरे सांसद ने बताया जो उस समय उस चेंबर में उपस्थित थे, और इसलिए इनको कौन ये दलित कॉन्फिडेंस सांसद है। का नाम बताइए, दलित सांसद का नाम ये बताइए। मैं अभी नहीं चाहूंगा कि इस पर अभी चर्चा हो, क्योंकि वो बात बाहर नहीं आई थी। लेकिन उस मीटिंग में जो दूसरे सांसद थे ओबीसी, उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने किस प्रकार से हाथापाई तक करने के लिए उठ गए थे, और इनका कॉन्फिडेंस है कि ये नुमाइंदे हैं अडानी के, इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय इनको मिलता है। तो ऐसे लोग जो लैटरल एंट्री लाते हैं, ऐसे लोग जो तमाम ओबीसी सीट्स को ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट करने की साजिश में शामिल है, तमाम ओबीसी के पदों को एनएफएस करते हैं रोज। ये लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आरएसएस का चारागाह बना दिया है, एक निम्न प्रकार के लोगों को जिनकी कोई योग्यता नहीं है, उनको तमाम कॉलेजेस में प्रोफेसर बनाया गया है। सभी योग्यताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने कानून पास किया है कि पीएचडी और नेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आरएसएस में मिल ही नहीं। सूरज जी, एक तो मुद्दा नहीं, सुन लीजिए सर। नहीं, एक मिनट कि जितने प्रोफेसर बने हैं सबका आर्टिकल और किताब का पीडीएफ जो है कॉलेज के वेबसाइट पे पोस्ट किया जाए, अपलोड किया जाए। आपके प्रिंसिपल ने तो अपना सीवी को अपलोड नहीं किया हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो किसको क्या कहा जाए। आपकी जो प्रिंसिपल है मोहतरमा जो है, उन्होंने अपने सीवी को हिंदू कॉलेज के वेबसाइट में, जो कि हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन, उसके बावजूद उन्होंने नहीं अपलोड किया है, क्योंकि 4-5 कुंजी वो लिखी। लेकिन मैं आ रहा हूं राहुल जी के वक्तव्य पे। मैं इसलिए आ रहा हूं कि इस बार का चुनाव, हालांकि राहुल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं सिर्फ उतना सिंप्लीफिकेशन नहीं करता हूं राजनीति का कि मंडल वर्सेस कमंडल। जो बात वो कहना चाह रहे थे कि बहुत सिंप्लीफाइड चीज नहीं है, लेकिन मंडल वर्सेस कमंडल की सोच दूसरी है। ये सोच ये है कि जो जब मंडल का नारा चलता है तो तमाम मनुवादी उसके सामने खड़े होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उनको जो फिक्र और जो डर है वो ओबीसी समाज के जगने का। और ओबीसी समाज के जगने का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, जिसको लेकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि एक बड़ा कोई बम गिर गया है उनके ऊपर। तो राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने नेक्स्ट डे अपने दूसरे इंटरव्यू में कहा, कि उन्होंने कहा कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं आरक्षण का दायरा बढ़ाऊंगा, ये नहीं कह रहा हूं खत्म करूंगा। मैं वो जब जो भी छात्र, आपने सही कहा, निश्चित तौर से वो कोई सवर्ण या आरएसएस का प्लांटेड आदमी होगा जो ये क्वेश्चन पूछा था। ये लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन उस दिन जो राहुल जी के वक्तव्य में जो ये रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नथुना फुला फुला के अपना बिहार में, वो क्या खुद करते हैं उनके मंत्री रहते हुए, और उनके कितने जूनियर्स है, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, आपको पता है ना, एडवोकेट थे। कितने जूनियर्स उनके कास्ट छोड़ के दूसरी जाति के थे। अरे ओबीसी छोड़ दीजिए, कास्ट छोड़ के कोई दूसरा नहीं था। और ये लोग जो है ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि जाति जनगणना एक बड़े मुद्दे के तौर पर है, और जाति जनगणना सिर्फ वो नहीं है जो बिहार में एक सर्वे हुआ है, जिसका तमाम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक फायदा जो वहां जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए दल है वो नहीं उठा पा रहे हैं। उनको अडानी का एक नुमाइंदा चैलेंज रोज कर रहा है। वो विडंबना है, लेकिन राहुल जी उससे बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा अपने दूसरे साहब जुड़ गए हैं, थोड़ा उनसे एक टेक लेते हैं। नहीं सर के पहले मैं देख चुका हूँ, जुड़ चुके हैं। एक लाइन मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये पूरे अपने जिम्मेदारी के साथ और जितना विथ ऑल वर्ड्स एट माय कमांड, I condemn BJP RSS for being anti-OBC, anti-reservation, anti-Dalit, anti-scheduled tribes and anti-justice. इसलिए वो
झूठ का और फरेब का जो मायाजाल बुनते हैं उसी में राहुल जी को डालने की कोशिश कर रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। जी सर। गौतम साहब, आप जी तो लॉयर हैं, हाँ, और अब आप एमएलए से त्याग पत्र दे चुके हैं, मंत्रालय आप पहले त्याग पत्र दे चुके थे, अब आप कांग्रेस में हैं। मैं तो जेपी साहब भी लॉयर हैं और हम लोग दोनों जो है ना हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सूरज जी हम। तो मैं बार बार अपने क्लास में छात्रों को कहता हूँ कि द लॉयर्स आर हाफ हिस्टोरियन एंड द हिस्टोरियंस आर हाफ लॉयर। कि अगर एक ही शब्द की व्याख्या की जाए कि मारो मत भागो, अब मारो मत भागो, कोमा तो का पूरा अंतर है सिर्फ, इंटरप्रिटेशन पूरा कोमा पहले इंटरप्रिटेशन लगा दो और बाद में लगा लो, अर्थ बदल जाता है। इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो बात कही, निष्पक्षता है टर्म, ये जिस दिन यहाँ जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण की जरूरत क्या होगी? कोई नहीं, एक समान स्कूल है ना, प्रमोशन हो जाएगा, सबका टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या शब्दों की बाजीगरी में राहुल गांधी फंस गए? उनकी एक रिसर्च टीम, अगर आप होते, मैं होता, सूरज जी होते या जेपी साहब होते, तो एक ही लाइन में जवाब हो जाता कि जब तक भेदभाव तब तक आरक्षण, इतना ही काफी था। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, उनका जो क्या कहने कहें? का जो तात्पर्य तो यही है कि जब तक भेदभाव तब तक आरक्षण, कि हाँ, सबके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जाति के आधार पर जो पक्षपात होता वो नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसी एजुकेशन मिल जाए, संसाधनों में बराबर हो जाए, तो उसके बाद रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। ये बात तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कही थी। जब उनसे पूछा गया भाई कितने टाइम तक चलाना है, तो उन्होंने कहा जब तक ये आरक्षण तब तक चलना चाहिए, नौकरी का आरक्षण और शिक्षण संस्थानों का, जब तक SC ST के लोगों को एक बराबरी का के उस पे स्टेटस पे ना आ जाए, एजुकेशनली, सोशली और हर तरीके से, इकोनॉमिकली, हर तरीके से जब तक दूसरे वर्गों के समान रूप ना आ जाए, जब तक उनकी अपॉर्चुनिटीज एक जैसी ना हो जाए, तब तक आरक्षण की जरूरत रहेगी और रहना चाहिए। तो मुझे लगता है जी कि राहुल जी को के पूरे बयान को काट के एक छोटा सा टुकड़ा कुछ सेकंडों का, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया है, वो बेहद शर्मनाक है और थर्ड क्लास राजनीति नहीं, बसपा ने भी किया करती है है। गौतम साहब, बसपा ने भी किया है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने इस पे आज फेसबुक लाइव भी किया है, अभी ट्विटर पे भी डाला है कि अनफॉर्चुनेटली उसी लाइन को जिसको भाजपा लेके चल रही है, उसी लाइन को कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग और चंद कुछ नेता वो उसी को रट रहे हैं जिसको भाजपा रट रही है। इसलिए मैंने उसमें लिखा टाइटल कि भाजपा के षड्यंत्र में फंसा बहुजन समाज, क्योंकि वो अच्छा, उसको बयान को पूरा सुनने और समझने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने जो कट करके छोटा सा कुछ सेकंड का चला दिया और उसी पे कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया। तो ये मशीन में कोई आलू पढ़े लिखे डालेंगे तो लोगों का सोना परिचय निकलेगा, नहीं है। मशीन में आलू डालेंगे सोना निकलेगा, याद है आपको वो? बिल्कुल मुझे याद है। तो वही वही चीजें हैं कि लोग ना चीजों को समझने की बजाय कई बार भाजपा के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। हमारे खासतौर पर हमारे लोग थोड़े भोले लोग हैं और उनको आसानी से कोई भी बेवकूफ बना लेता है। तो भाजपा के षड्यंत्र में फंसने की बजाय हमारे लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी बयान पे बोलने से पहले पूरे बयान को सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दे, तो शायद फिर प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने, तो होना चाहिए कि जो प्लेइंग लेवल फील्ड इक्वल होना चाहिए, तो साथ ही सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि अभी जो देश का जो धन है उसमें 100 रुपए में से 10 पैसे केवल ST को मिलता जी, है और 5 5 रुपया रुपए। 100 रुपए में से SC को मिलता है और लगभग 5 ही OBC को मिलता है। उन्होंने तो साथ में ये भी कहा कि 50% की सीमा को हम हटाएंगे, हम जाति जनगणना भी कराएंगे, साथ में शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे भी करवाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी और सभी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों को की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन वो सारे पार्ट को छोड़ के और एक छोटा पीस काट के उसको जिस तरह मिसयूज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और बहुजन समाज के भी कुछ चंद नेता, कुछ लोग उसी लाइन पे जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी खिसकती राजनीति को बचाने के लिए भाजपा के गलत शब्दों को ही वो भी
उसी को रट रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। अगर हम चाहते हैं सामाजिक न्याय का वो आंदोलन जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार और इनके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, और जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, मान्यवर कांसीराम साहब सहित जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं, जिस फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा को वो लेके आगे चले, मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए विचारधारा आगे बढ़े, ये नहीं देखना चाहिए कि उसे कौन सी जाति का आदमी लेके आगे बढ़ा रहा है। अब दिक्कत ये है कि आज राहुल जी उन मुद्दों को मजबूती के साथ पूरे देश के सामने रख रहे हैं, और संसद के अंदर भी और बाहर भी अम्बेडकर के टीम में खाली अनटचेबल नहीं थे, अपर कास्ट के लोग भी थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट में भी स्वर्ण जाति के लोग भी उनके साथ थे। तो हम अगर एक तरफा चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये न्यायोचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा। ये हम लोग को कॉम्प्रिहेंसिवली सोचना चाहिए। और वैसे भी भारत विविधताओं का देश है, जहाँ अनेकों जाति और अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। हर 50 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। तो ऐसे में भारत को मजबूत करना तो सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। सबके लिए आगे बढ़ने के अच्छे अवसर होने चाहिए, और अगर नहीं होते तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ लोग पिछड़ते चले जाएंगे और कुछ लोग आगे निकल जाएंगे। जो आगे निकल के उनमें से अगर कुछ लोग की अच्छी भावना है और वो सामाजिक न्याय को मानते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ आके लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को वेलकम करना चाहिए। जी, सूरज जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद जेपी सर के पास आते हैं। जी वो मैं बात कर रहा हूँ जिस प्रोग्राम में, ये देखिए, ये लोग राहुल जी के प्रत्येक प्रोग्राम को वॉच करते हैं। एक खुद राहुल जी के अपने यूट्यूब चैनल पर हम लोगों का डिस्कशन दिया गया था ऊपर, और मैं एक बात कहा था जो जो एडिटेड था, वो लंबी डिस्कशन थी, उसका सिर्फ 11 साढ़े 10 मिनट को अपलोड किया गया। उसमें मैंने कहा था कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत वो स्किल्स डेवलप करने की जब बात करते हैं, तो जो पारंपरिक रूप से जिन जातियों का जो व्यवसाय या जो उनकी जो एक्टिविटीज रहे उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन देश की सत्ता और संसाधन में आप नहीं है। यानी कि गाय चराते हैं तो गाय चराते रहिए, अगर जूता सीते हैं तो जूता सीते रहिए, उसमें हम ट्रेन कर देंगे आपको, लेकिन आप IAS नहीं बनिए, आप सिविल सर्विसेज में नहीं आइए, बिजनेस में नहीं आइए। तो उसी चीज को RSS ने अपनी तरफ से, और आपको शायद याद भी हो, उन्होंने बहुत प्रचारित किया, जो बात आपने और हम लोगों ने कही थी। और BSP के कुछ लोगों ने भी खासतौर से मेरे वक्तव्य को काट के उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया। देखिए, ये इनका बराबर का ये इसी प्रकार का झूठ को ये फैलाते हैं थोड़े थोड़े। ये एक बार देखिए, किसी बयान में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया ये बड़े चोर हैं। अब बड़े हंगामा बीजेपी ने कहा कि साहब को चोर कह दिया, OBC को चोर कह दिया। यानी कुछ कहा जाए इनके पार्टी के विरुद्ध तो इंडिया के विरुद्ध हो गया। अगर इनको कहा जाए तो OBC समाज के, खुद कैसे OBC है कि पूरे OBC के आरक्षण को खा गए हैं। और ये बात देश में इतना भी जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सामाजिक न्याय का सबसे गंभीर और बड़ा दुश्मन यही है। और पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनेक किसान संगठन का हुआ था, हम लोग शामिल थे, वहां पर यह अपील की गई किसानों द्वारा और दूसरे संगठनों द्वारा कि जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है, हरियाणा में होना है, झारखंड में होना है, जम्मू कश्मीर में होना है, इसमें सभी से करबद्ध निवेदन है, खासतौर से SC ST OBC से, कि बीजेपी और RSS को कम से कम वोट नहीं दे। जी सर। जेपी सर, आज मैं सुरेश माने साहब से बात कर रहा था। वो BSP के पुराने जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, गौतम साहब जानते हैं और मंडल जी भी जानते हैं, और आप भी एक आध एपिसोड में उनके साथ रहे हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, अंबेडकर के बाद अगर जाति को किसी ने समझा तो थोड़ा बहुत जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने समझा, और इसलिए उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन प्लान, पूरा रिजर्वेशन एवरीवेयर जहां पब्लिक सेक्टर यूनिट है सब वहां SC ST का आरक्षण दिया जाए, और ये बैंक का नेशनलाइजेशन हो या PSUs हो, जितने भी नवरत्न कंपनी हो, तमाम जगह SC ST को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते थे CM को एंड ब्यूरोक्रेट्स को। तो जो आरक्षण मिला कांग्रेस के रिजीम में ही मिला, और बीजेपी के रिजीम में तो कुछ मिल नहीं रहा है।
लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस इन बातों को एग्रेसिवली, उनके प्रवक्ता या लीडर्स ये क्यों नहीं उठा रही है बात? उसके पहले तो जमींदारी थी, प्रीवी पर्स जब खत्म हुआ तो जेपी सर का पूरा चला गया, जमींदारी उन्मूलन हुआ तो जेपी सर आ गया, दलितों के पास कोई जमींदारी तो थी नहीं, कोई बैंक तो था नहीं कि नेशनलाइजेशन होने से उनका नुकसान हुआ। लेकिन ये सब सीलिंग बात सीलिंग सीलिंग में भी जमीनें गई सर, हाँ आपकी भी जो गई बाद सर। में लैंड सीलिंग हुई उसमें भी जमीनें हाँ गई। हाँ हाँ, जी जी। जी पता है। और अब आप ऐसी जेट बना रहे हैं कि कौन सा हाँ जमींदार आप पैदा कर, क्या तो बात है। हमारी जमींदारी क्या बुरी थी आपको बता। हाँ बात ये नहीं सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप जी खुद बताइए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित जो नेशनल लीडर्स हमारे ज्यादातर थे, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर थे। आज की डेट हम्म में आप जितने भी पार्टियों के नेता हैं, सबसे पहले वो कुर्सी पर बैठे, चाहे दलित बैठे, चाहे ओबीसी बैठे, चाहे पंडित जी बैठे, चाहे ठाकुर साहब बैठे, सबसे पहले वो अपना स्वार्थ सरोपर ही है। कोई लीडरशिप ऐसी है जो स्वार्थ से ऊपर है? नेहरू अभी ने जो तो आनंद आरक्षण की भवन दान बात कर दिया था आपके नहीं आपके नहीं, शहर में। आपके देखिए शहर में अब आपके जी, शहर में आनंद भवन दान कर दिया गया। नहीं वो दान कर दिया गया है, या आज की डेट में उनके अपने नाम से कोई मकान नहीं है। जबकि जो नहीं है। आनंद भवन वाला पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आनंद भवन है, कमला नेहरू हॉस्पिटल है, बगल में स्वराज भवन है, वो कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके बता। 1-2 करोड़ 5 करोड़ की नहीं है, कई सौ करोड़ की, कई एकड़ में जो है वो सब, ये सारे संस्थान सब फैले हुए हैं। तो जो स्वार्थ से ऊपर कौन है, जरा हमको बताइए। मोदी जी स्वार्थ से ऊपर है कहने के लिए है कि इनके बीवी बच्चे नहीं, इनका स्वार्थ अडानी अडानी है, पता नहीं अडानी अंबानी है, पता नहीं जो है वो कौन सी उनकी जो है वो चुड़ई जो है वहां गड़ी हुई है। बहन जी का स्वार्थ स्वयं है, उसके बाद भतीजा है। हमारे योगी जी हैं तो सबसे बड़ा स्वार्थ उनका जो है, आपका जो है गोरखनाथ का आश्रम है। किसी का भी आप नाम लीजिए और देखिए कि उनका स्वार्थ है कि नहीं है। कौन है जो लीडरशिप में जिसका स्वार्थ नहीं है? और जिसका स्वार्थ नहीं है उसको अब जो मान लिया कि जो ये बात उठी है जो आरक्षण वाली है, उसको लेके भाई लोग लटक गए हैं। उनसे पूछिए कि जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी तो आपने सूंड वाला हाथी और अपनी प्रतिमा और मान्यवर काशीराम की प्रतिमा लगाने के अलावा आपने क्या किया? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, मैं खुल के कह रहा हूं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा बजट चाहते थे कि हर जिले में खर्च हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है अटैची का माल जो है आपके यहाँ पहुंचे। ये दलित पॉलिटिक्स है। आप कहाँ रहते थे? वो दिल्ली के लुटियन जोन में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है किसी से छिपा हुआ? पूरा सब ईडी और आईटी के पास है, जिसके नाम पर आपके डर के मारे जो है हवा कांपती रहती है। एक आपके भतीजे ने थोड़ी सी बात करी तो आपने तत्काल से फौरन उसको हटा दिया। आप सर्व समाज के नाम पर सतीश मिश्रा आपके सबसे बड़े जो है मतलब वो है, कोई दलित नहीं मिला। और फिर जो दलित आपके साथ थे, आर के चौधरी से लेके और इलाहाबाद में के गौतम तक, कौन है आपके साथ आज की डेट में? तो क्यों नहीं है? एक बार उन्हीं सबको बुला के पूछिए कि आपने बीएसपी को, एक बार उनको बुला के पूछिए कि आप जो है इतने बड़े स्टालवर थे, ओबीसी थे आपके, कई पटेल नेता थे, हीरामणि पटेल थे आपके, क्या कहते हैं, जंग बहादुर सिंह पटेल थे, जो बाद में सपा से भी सांसद हुए, फूलपुर से, अब नहीं है। ये सब लोग उसमें बीएसपी में थे, आपसे बता रहे। पूरा एक जो है गैलेक्सी थी जो है, क्या कहते हैं, ओबीसी और दलित नेताओं की। आज की डेट में कोई है? सबको आपने निकाल, ऐसी परिस्थिति आप पैदा की, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, निकाल के सब आपने सबको जो है किनारे कर दिया। एक आदमी आपके साथ नहीं है, सतीश मिश्रा छोड़ करके। तो सतीश मिश्रा ही सबसे बड़े सामाजिक न्याय के संवाहक हैं। तो ये आप हो या और हम सब के बारे में कह रहे हैं जी जी कि भाई मोदी जी ही हैं। अच्छा, आप मान लिया अटल बिहारी वाजपेयी थे तो रंजन भट्टाचार्य 1600 करोड़ रुपया के ऐसे ही मालिक बन गए। और जो जिन्होंने जो है वो आपका जो है वो रजत शर्मा की टीवी में पैसा लगा रखा है, जो उनके दामाद हैं, राजकुमारी कौल के जो है बड़ी बेटी के हस्बैंड है या छोटी बेटी के। तो जब स्वार्थ की राजनीति अगर हमारे जो जातिवादी नेता करेंगे, जिनका बृहत्तर परिप्रेक्ष्य नहीं होगा, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव हैं, अखिलेश यादव ही हैं, तो ये यादव हैं भले, लेकिन
पहले परिवार हो है, उसके बाद बाकी बिरादरी है ना। तो बाकी बिरादरी जय हो जय हो जय हो करती रहे, ये हो जाएंगे तो पहले अपने 7 भाई बहन का जो है वो भला होगा, रिश्तेदार का भला होगा, तब ना उसके बाद किसी और का भला होगा। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो, हम बहुत साफ साफ खरी खरी बात कह रहे हैं आपके बता। एकदम यही बात तो है। जेपी सिंह होने का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए। अब बीपी सिंह जो थे तो अपने लड़के को कुछ नहीं किया उन्होंने, उनका लड़का एमएलए तक नहीं बना। अच्छा, उनके लड़के काबिल भी थे, एक इंग्लैंड में डॉक्टर था और एक जो है विश्व बैंक में नौकरी करता था। उन्होंने तो किसी अपने लड़के को कभी नहीं जो है वो खड़ा होकर उसके मंच पर खड़े होकर कहा कि अब हमारी बात, अब इनको आप एमपी बनाइए। वो एमपी उमपी का इलेक्शन भी लड़ा, बुरी तरह हार गया। तो कहने का जमीन मतलब है कि जमीन जमीन स्वार्थ से जमीन में वीपी सिंह साहब की तो पत्नी भी तो केस कर दी थी। नहीं, तो वो तो बीपी सिंह ने बहुत सी जमीन भूदान में दान कर दी थी। तो जो बीपी सिंह की पत्नी ने केस कर दिया कि इनका दिमाग पागल हो गया है, ये जो है अच्छा, पगलई में जो है ये जो है मतलब दान कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। वो देखिए प्रयागराज में राजनीति करते थे, उनको प्रयागराज में उनकी पार्टी नहीं, पब्लिक भी संत मानती थी। आप, इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई, अरेस्ट होने के बाद पूरे देश में कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी। तो गिरफ्तारी ऐसी थी कि पुलिस लाइन में जाके बैठे और पुलिस लाइन में उसके बाद शाम को सबने अपना जुर्म कबूल कर लिया गिरफ्तारी का, उसके बाद सारे छोड़ दिए गए मुचलका भरवा के। बहुत लोग हैं जो जेल गए। इंदिरा, आपके राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जो बाद में गवर्नर वगैरह भी हो गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थी, वो जेल गई, वो बी क्लास में थी। बीपी सिंह ने जब गिरफ्तारी दी वो जेल गए, तो उन्होंने कहा हम कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, हम ए बी क्लास किसी में नहीं रहेंगे। अब नतीजा था कि वो कार्यकर्ताओं के साथ रहने लगे, तो कांग्रेस के जो नेता जो बी श्रेणी में थे वहां वीआईपी में, वो उनको भी मजबूरी में जो है आके जो है जनरल क्लास में आना पड़ा। तो बीपी सिंह तो इस तरह के आदमी थे। अब उनके उसका मूल्यांकन करने, केवल आरक्षण करने के कारण, तो ये एक अलग बात है, आप बता रहे। लेकिन जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं और सवर्ण राजनीति करते हैं, मैं उनसे सीधे पूछता हूं कि किसी पंडित जी को कोई राजपूत नेता बर्दाश्त है? पूरे उत्तर प्रदेश के पंडितों से, चाहे वो कर्मकांडी पंडित हो, चाहे वो राजनीतिक पंडित हो, चाहे किसी दल के पंडित हो, एक मिनट के लिए योगी, मैं योगी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब जातिवाद की बात हो रही है तो मैं खुल के कह रहा हूं, एक मिनट के लिए योगी का क्या वो समर्थन करते हैं? उत्तर प्रदेश में विजय बहादुर सिंह जो है आपके मुख्यमंत्री थे, और आप समझिए कि जितनी पंडित लॉबी थी, मतलब पूरा उनकी जड़ खोदने में जो है, समझ, वीर बहादुर सिंह उनका जड़ खोदने में लगी हुई थी। आपके क्या बीपी कहते सिंह हैं, का भी बीपी सिंह बीपी थे। सिंह का भी पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण डकैतों का जो है आतंक फैल गया, अचानक ऐसे ही फैल गया, उनके भाई की हत्या तक हो गई उसमें, आपको बता। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितने अपने सेक्रेटरी रखे थे, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, विनोद पांडे तो कौन, वो पूरे वो पूरी लॉबी ब्राह्मणों की थी, वो भूरे लाल भी थे हरियाणा वाले, एक भी ठाकुर को नहीं रखे थे अपने पास। लेकिन वो बीपी सिंह प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर ये हो गया कैसे जो है इनको उखाड़ के फेंकू, कैसे ये प्रधानमंत्री बन गए। तो हम बाकी जातियों की नहीं कह रहे, हम कह रहे ब्राह्मण जाति जो सवर्ण अपने को 15% कहती है, वो भी दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करके अपना जो है राजनीतिक फायदा उठाती है। क्या वो जो सवर्ण बनिया या सवर्ण ठाकुर हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? महत्वपूर्ण बात। एक मिनट के लिए तैयार नहीं है, आपके बता। लेकिन ये बात चलिए, कभी ठाकुर साहब और बनिया वर्ग नहीं समझेगा आपको। जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह नहीं थे, बाद के दिनों में मैं और सूरज जी उनके बहुत करीब था, तो थोड़ा बहुत करीबी से, उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, न कैमरा होता था। लेकिन जब भी हम लोग मिलते थे तो प्रोफेसर साहब आइए बैठिए, लड्डू खिलाते थे पहले। रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कैप्चर नहीं कर पाए, सूरज जी ने कुछ फोटो जरूर कैप्चर किए हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार व्यक्तित्व थे। गौतम साहब, अब आप कांग्रेस में, और मुझे लगता है कि जो दलित पॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रही है, आप उसमें थोड़ा सा बोलने में कतराते हैं। किस किस लीडरशिप के पास है दलित पॉलिटिक्स? कैसा है? कोई एजेंडा है? एजुकेशन, हेल्थ, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, और मैं 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अंबेडकर साहब के गिनवा रहा हूँ। वो था फ्रीशिप एजुकेशन में, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो सबको सूट करता है, नेताओं को, लेकिन फ्रीशिप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कॉलरशिप, नौकरी, पब्लिक सेक्टर का श्रिंकेज होना, सिकुड़ना,
इसमें कोई बहस नहीं है दलित पॉलिटिकल क्लास में। इस पे आप भी थोड़ा सा चुप रह रहे हैं, क्या बात? सही बताऊं तो डॉक्टर रतन लाल जी, मेरा कांग्रेस में जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जितने लोग पढ़ के ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं, इंजीनियर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, मैनेजमेंट में आए हैं, एडवोकेट्स बने हैं, जजेस बने हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज में आए हैं, मैं समझता हूं कि जो ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं वो वही पहुंचे हैं जो कांग्रेस के राज में अच्छा खासा वजीफा मिलता था, जिसमें वो उनका पूरा फीस का खर्चा उठाने के बाद बाकी किताबों का और बाकी खर्चे भी निकल जाया करते थे। और आज एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है कि लोग उस फीस का खर्चा ही नहीं उठा सकते। एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 20-20 लाख रुपया चाहिए, और 99% SC ST के लोग, 98% OBC के लोग, 98% माइनॉरिटीज के लोग अब इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो अफर्मेटिव एक्शन जिस तरह के कांग्रेस के टाइम पर, इंदिरा जी के, नेहरू जी के टाइम पे हुए, या उसके कुछ बाद तक, 90 के बाद तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो आज अगर उन मुद्दों पे राहुल गांधी जी खुल के बात कर रहे हैं जो और खत्म उनको हो गया इक्वल उसके लिए दलित अपॉर्चुनिटीज देने राजनीति की बात कितना कर से रहे हैं। गौतम साहब, एक खाली सॉरी, जो खत्म हो गया 90 के बाद, तो 90 के बाद तो दलित राजनीति उभार पर था, तो इस खत्म होने में दलित राजनीति कितना जिम्मेदार, ये सवाल है मेरा नहीं, वो पूरी फंडामेंटल तरह क्वेश्चन। जिम्मेदार है, पूरी तरह जिम्मेदार है। क्योंकि जिस वक्त ये सब खत्म हो रहा था, उस वक्त जितने मजबूती के साथ उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत थी, बोलने की जरूरत थी, हम लोग तो उस वक्त समता सेनेदल में काम करते थे, हमने अनेकों धरने प्रदर्शन किए इन सब चीजों के खिलाफ, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट तो हमें नहीं मिला। तो आज कांग्रेस में जाने का एक बहुत बड़ा वजह ये भी है, जो मेरा राहुल जी के साथ 1 घंटे के से भी कुछ ज्यादा डिस्कशन हुआ, और मैंने ये बात की है कि पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है, उनकी पढ़ाई का फीस का इंतजाम करने की जरूरत है। तो उन सारी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत SC ST OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब अवसर मिलेगा तो हम इस पे निश्चित तौर पे काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है मेरे को कांग्रेस ज्वाइन लेकिन करने राहुल की। गांधी जो बोल रहे हैं कास्ट सेंसस को लेकर तमाम इश्यूज पर, उनके लीडर, सेकंड और थर्ड लेयर जो लीडर्स हैं, वो शायद खुलकर नहीं बोल रहे हैं। क्या अंदर भी ये बात भी जो मेरी जो उनसे हुई है, ये हाँ, बात भी मेरी उनसे हुई है, और उन्होंने जी, कहा कि कांग्रेस में धीरे धीरे सबको कन्विंस करके तैयार किया जा रहा है। अब जो जिसको उस मुद्दे पे आगे बढ़ना है वो तो कांग्रेस में रह पाएगा, और जो जो उस मुद्दे पे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, वो कितने दिन कांग्रेस में रुकेगा? मुझे नहीं लगता रुक पाएगा। क्योंकि सामाजिक न्याय की बात अगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बाकी लोग का मौन समर्थन है, लेकिन उन्हें खुल के सामने आना चाहिए और राहुल जी को सपोर्ट करके खुल के बोलना चाहिए कि अब जाति जनगणना के साथ साथ हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब लोगों के पढ़ाई को फिर से सस्ता करना पड़ेगा, ताकि आम आदमी को भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल पाए। वरना जिस तरह सरकारें बात करती हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं हम, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अरे मैं पूछना चाहता हूँ 12वीं तक की एजुकेशन लेके कोई क्या बन जाएगा? उसके बाद की जो टीचर, हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें लाखों रुपया फीस लगता है, पैसे का अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। उनकी बातें सरकारें क्यों नहीं करती हैं? उनकी बातें ये राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं करती हैं? तो ये सारी बातें मेरी डिस्कस हुई है राहुल जी से, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर ईमानदारी से काम करेगी, और करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। सूरज जी, इलेक्शन के पहले हम लोग राहुल गांधी से मिले थे, और एक बार नहीं कई बार मिले थे, और आपको याद होगा कि हमने एक दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो उनको सौंपा था। 7 पॉइंट से 7 डिमांड थे, मांगे थे कि आपकी सरकार बनेगी तो दलितों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए मैंने छोड़ दिया था आपके लिए कि आप बात रखेंगे, और उसमें सबसे प्रायोरिटी पे था एजुकेशन, फ्रीशिप, फॉरेन स्कॉलरशिप, तमाम ये मसले थे। और वो शायद राहुल गांधी साहब को याद हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने वादा किया था और शायद उसे भूल भी रहे हैं। ये जो अभी आरक्षण को लेकर डिबेट चला है, हम दलित लीडरशिप में या बैकवर्ड लीडरशिप में उसके सेंट्रल पॉइंट में एजुकेशन नहीं, क्यों? जो कि अंबेडकर साहब के सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग में एजुकेशन ही था।
उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। जो सवाल मैंने गौतम साहब से किया, 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, फ्रीशिप, एजुकेशन, रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन। सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, उसके बाद रिव्यू करेंगे, ये भी था उसमें प्रोविजन। ये पूना पैक्ट का पार्ट है। क्या वजह है कि दलितों के बीच जो कि शिक्षा, अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ कि एक समय भारत में जो जितने बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी, वो सभी प्राइवेट थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर कल मैंने बोला था, कल मैंने बोला था ये बात। और कांग्रेस के टाइम पर ही 100 के आसपास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनी, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो आज जो 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 बहुजनों की बात करने का दावा करते हैं, उनकी नेतृत्व करने की बात करते हैं, वो लोग तो इन मुद्दे पे जितना मजबूती से लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, संसद के अंदर, विधानसभा में, रोड पे लड़ना चाहिए, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। तो अगर आज वो उम्मीद कहीं से दिखती है कि वापस फिर से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मजबूत किया जाए और हर क्षेत्र में हिस्सेदारी, भागीदारी बहुजनों की सुनिश्चित की जाए, तो अगर राहुल जी उस बात को मजबूती के साथ उठा रहे हैं, तो उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं उम्मीद है कि गौतम साहब, उम्मीद है कि बेबाकी से आप अपनी बात इसी तेवर में उस प्लेटफॉर्म पे भी रखेंगे। सूरज जी, उसके बाद जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जेपी सर से लेंगे। पहले सूरज जी। जी नहीं, अभी आपने कहा जो हम लोग मिले थे और जो दस्तावेज आपने दिया था दलित इमेंसिपेशन, जिसमें शिक्षा और फ्रीशिप की बात प्रमुखता से कही गई थी, आपको ध्यान होगा कि इस बार के कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में लाया गया, सबसे दिलचस्प बात है कि पहली बार किसी पार्टी का अपना जो मैनिफेस्टो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन था चुनावों के दौरान। और उसकी वजह यह थी कि उसमें ये बातें समाहित थी, जो बात आपने की, जाति जनगणना की बात समाहित थी, और इसके कारण उस पर बहुत अटैक हुआ बीजेपी और आरएसएस द्वारा, उस दस्तावेज पर भी। जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है या उसके जो राज्यों में सरकार है, उनको ये चाहिए कि उस दस्तावेज के आधार पर वो अपनी बात आगे रखे। और सबसे बड़ी बात शिक्षा की जो आपने की, सर ने भी, कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे और आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी का भी, आपका भी बहुत अच्छा वहां पे तकरीर था जो आपने भाषण दिया। उसमें मैं समझता हूँ हम लोगों, और मैंने भी जो कहा, हम लोगों सभी की जो बात का प्रमुख पॉइंट यही था। और उसका सबसे बड़ा जो अब एक समय है जिसमें पार्टियां दिखा सकती हैं अपनी बात, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। और मैं क्लास आज ले रहा था तो बीच बीच में आ जाते हैं वो अपना प्रचार करने क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स। तो वहां पे अब चूंकि मैंने काफी स्टूडेंट्स के बीच में पूछा कि आपकी फीस जो है 4 गुना बढ़ जाएगी तो क्या आप आसानी से दे पाएंगे, आपके पेरेंट्स दे पाएंगे? कुछ टीचर्स तो कह रहे हैं कि आप लोग के पास बहुत पैसा है, डेटा बहुत खरीदते हैं, 1-1 हजार में हर 10 दिन पर आप लोग डेटा यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये बात समझ रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि कम से कम स्टूडेंट्स के चुनाव में अगर ये महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, शिक्षा और शिक्षा की पर जो कुठाराघात किया गया है भाजपा आरएसएस द्वारा, और आगे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी उसकी कुछ जो बातें दिखती हैं, तो हम लोगों का इतना जो मेहनत है वो एक सही दिशा में लगेगा कि जा रहा है। जी जेपी सर, शिक्षा के सवाल को लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है लगातार चुनाव में उठाते रहते हैं, चाहे वो चुनाव स्टूडेंट यूनियन का हो, विधानसभा हो, देश का चुनाव हो, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख भी रहा हूँ, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी ओर से। देखिए सर, सुविधा भोगी और सुविधाहीन ये 2 वर्ग है। जो सुविधा भोगी है वो एक बोटी पा करके भी बहुत प्रसन्न है, वो सुविधाहीन के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। वो अपना सोचता है कि हमारा क्लास कैरेक्टर बदल गया। मैं इस दृष्टि से इसको देखता हूं। आप ये बताइए, आपके देश में नेशनल वेज पॉलिसी है? आज तक कोई नेता कभी नेशनल वेज पॉलिसी में बात करता है?
आप दुनिया भर का प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं अखबार में संपादक था, 2 लाख रुपए मुझे तनख्वाह मिलती थी। जिस दिन मैं इस्तीफा बने, जिस दिन से हम रिटायर हो गए, उस दिन से 1 पैसा पेंशन नहीं मिल रहा। तो हमारी सोशल सिक्योरिटी क्या है? क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में थे। और वही 2 लाख रुपया वाला जो ओल्ड पेंशन पॉलिसी पेंशन लोग कह रहे हैं, तो पता चला कि 1 लाख, सवा लाख रुपया उसको रिटायरमेंट होने के बाद ही पेंशन मिल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में, उनके नेशनल वेज पॉलिसी क्या है? नेशनल वेज पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि जहां लेटर हेड कॉलेज भी वही डिग्री दे रहे हैं और IIM अहमदाबाद भी वही डिग्री दे रहा है। LLM LLB की डिग्री जो है लेटर हेड कॉलेज भी दे रहे हैं और LLM LLB की डिग्री बट भी रही है, MBA की डिग्री बट भी रही है। फर्जी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें ना फैकल्टी है कायदे की, ना कुछ है, और वो डिग्री बांट रही है। जिन 40-45 आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने चुन के 3 साल में बंद करने के लिए कहा था, 15 साल हो गए, एक भी नहीं बंद हुई। सब बिना फैकल्टी की डिग्री बांट रही है। एक प्रोफेसर जो है वो क्या कहते हैं ग्रेड वाला है, उसको कितनी तनख्वाह मिल रही है, और वहां के प्रोफेसर को पता चला 15,000 तनख्वाह मिल रही है, उससे सूत्रधार ज्यादा। आपके शहर से ही थे, सूत्रधार आपके शहर से ही थे। हाँ, शहर से ही थे। तो आप ये बताइए कि आप इतना ये लोग चीजों को पटरी से उतार दिए हैं कि इसका जो है आप एडहाक इलाज नहीं कर सकते। आपको 5 साल 10 साल लेके चलना पड़ेगा और एडहाक की जगह आपको मुकम्मल इलाज करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं वास्तव में देश की तरक्की हो और सभी लोगों को अवसर मिले और हार्ट बर्निंग ना हो कि इनको कुछ जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आपको दूरगामी जो है वो बना करके, जिसका असर आपको 2 साल 4 साल 5 साल में मिलेगा, और एक एजुकेशन पॉलिसी बना के एक तरह का एजुकेशन दिलाइए। ये जो तमाम खिड़कियां खोल रखी हैं भ्रष्टाचार की, भाषाई अल्पसंख्यक के नाम पर आप जो है क्या कहते हैं शिक्षा का संस्थान खोलने की अनुमति दे रहे हैं। आप जो है पॉलिटिशियंस को जो है शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति दे रहे हैं, जहां ना जो है वो बिल्डिंग तो बड़ी चौचक है, लेकिन ना वहां कायदे की फैकल्टी है। पॉलिटेक्निक में पढ़ाने वाला आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है। आपका जो IAS की कोचिंग है, जो लोग खुद IAS नहीं बन पाए वो IAS की कोचिंग दे रहे हैं, जो खुद PCS नहीं बन पाए वो PCS की कोचिंग दे रहे हैं। आपसे बता पता ऐसा सब धंधा फैला दिया है आप समझिए कि, और इतना ज्यादा पटरी से उतार दिया है कि इसका जो है कोई एडहाक इलाज नहीं है और एडहाक इलाज हो भी नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं तो आपको दूरगामी पॉलिसी लेके चलनी पड़ेगी और इसके लिए आपको बाकायदे हर समाज के शिक्षाविदों के साथ बात करना पड़ेगा। आपको जो है उसके लिए जो है काफी आपके लिए समय भी चाहिए और उसके लिए काफी खुला दिमाग भी चाहिए। बंद दिमाग से 4 आदमी के साथ बैठ के ड्राइंग रूम में आप इसको तय नहीं कर सकते। जी सूरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा एक निवेदन है डॉक्टर साहब, अम्बेडकर नामा पर आप व्यापक चर्चाएं करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होने वाला है और आज बहुत ही अच्छे जो हमारे, और सिर्फ अच्छा ही नहीं कहूंगा, जो लोग प्रभावशाली लोग हैं, आदरणीय JP सिंह, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि आपके स्ट्रीम यार्ड पे अगर 5-7 और लोग जुड़ सके तो स्टूडेंट्स के साथ एक अम्बेडकर नामा का एपिसोड जरूर करें, जिसमें जो सवाल आप उठा रहे हैं, नहीं वो आप कितने को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि उस प्रोग्राम में राजेंद्र पाल गौतम जी और JP सिंह जी भी शामिल रहे। थोड़ा कम वो बोलेंगे, स्टूडेंट्स को हम लोग अधिक बोलने दें, लेकिन वो भी सुने और इनके माध्यम से ये बातें जाए। आप कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, उतने स्टूडेंट्स बोथ ऑफ हर पॉलिटिकल ग्रुप से 5 एक आदमी मुझे दीजिए। नहीं हम कॉमन स्टूडेंट्स भी देंगे, हम कॉमन स्टूडेंट्स भी आपको देंगे। पॉलिटिकल का क्या जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना ज्यादा जरूरी, वो अलग रखिएगा, एक कॉमन स्टूडेंट से भी रखिए। ठीक है करेंगे, जरूर करेंगे। शुक्रिया आप सभी का बहुत शानदार बातचीत के लिए। राजेंद्र पाल गौतम साहब जुड़े हैं, JP सर जुड़े हैं, सूरज मंडल साहब जुड़े हैं, और लगातार इस तरह के मुद्दे पर हम लोग जो है चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे जितने लोग सुने, लेकिन काम की बात उनके दिमाग में जानी चाहिए। मन की बात तो बहुत हो गई। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू।